कविता से प्रेरित होकर गोयल साहब भी बैठे थे। गोयल साहब योगिता जी को लेके गए थे, सुबह इनके चक्कर में मेरे भी दर्शन हो गए। वांगड़ के लोग बड़े समझदार हैं। तो वांगड़ के एक आदमी ने इनकी कविता से प्रभावित होकर के घर जाके अपनी लुगाई से पूछा, लुगाई से कह जब मैं बाहर चल जाता हूं तो तुम क्या करती है? तो उन्होंने कहा पहले आप बताओ आप क्या करते हो, मैं तो बाद में बताऊंगी। वो बेचारी सुन के नहीं गई, संचालक वही होता है, सब सुधार। तो उसने कहा आप बताओ आप क्या करते थे? कि मैं जब तेरी याद आती थी तो तेरे ब्रांड की चॉकलेट खा लेता था। तू क्या करती थी? कि मेरे को भी कोई ज्यादा ही याद आती तो तुम्हारे ब्रांड की 2 बीड़ी फूंक लेती थी। ये आनंद के लोग हैं, इन्हें क्या लेना देना। अब जो शिखर कलश है, योगिता चौहान से शुरू होकर के विनीत चौहान तक मंच जाना चाहता है। जोनी भैया अपने आप के अंदर रजनीकांत है, दोनों ही अद्भुत हैं, दोनों को हम सुने। आपको सही बताएं कि वीर रस के बहुत से कवि हुए हैं, चीखना चिल्लाना वीर रस नहीं हो सकता। जिस वीरता के साथ अध्ययन हो, जिस वीरता के साथ गरिमा हो, जिस वीरता के साथ नैतिक चरित्र हो, जो वीरता पढ़ता ही नहीं वीरता को जीता भी हो, एक शख्सियत का नाम होता है विनीत चौहान। मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट को बिना किसी भूमि इन 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि तुझको देने लायक मैं सौगात कहां से लाऊं, तुझको देने लायक मैं सौगात कहां से लाऊं, हर शाह पर भारी हो वो मात कहां से लाऊं, तेरे सम्मान में क्या बोलूं, तेरा व्यक्तित्व इतना बड़ा, तेरे बखान के लिए मैं औकात कहां से लाऊं। एक बार जोरदार ताली। जय जय। देश की सरहदों को सर्वाधिक बेटे देने वाली मिट्टी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मुझे उम्मीद थी शायद इस पर ज्यादा तालियां उठेंगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप तालियां बजाने में चूक गए। कल बंबई था मैं चौपाटी पर, तो मैंने एक बात, जब वहां ऐसा हुआ तो मैंने एक वाक्य बोला था, उसे आज दोहरा रहा हूं। और मीडिया के 4 कैमरे बने हैं, तो एक भी बात गलत हो मुझे आप टोक सकते हैं। जिस मुल्क के अंदर उरी हमले के कर्नल राय की बेटी के एहसान को भूल जाएं और अगली बात केवल पढ़े लिखे लोगों हो तो ताली बजाना, आपके आक्रोश की ताली में मानता हूं। जिस मुल्क में हम उरी हमले के कर्नल राय को श्रद्धांजलि देना भूल जाएं, लेकिन उसी हमले के सबसे बड़े आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदलकर लाइटिंग करना शुरू कर दें। आपका गुस्सा बड़ा तेज है, उसके बावजूद यदि कोई ये कह दे कि ये तो देश की सरकार को अब अक्ल आई है, अच्छा होता तुकाराम ओमले के घर पर लाइटिंग कर दी जाती तो मुझे ज्यादा फख्र हुआ है। वो एनसीपी के नेता ने कहा कि सरकार को अब अक्ल आई है, लाइटिंग हो गई। 2 पंक्तियां सुन लीजिए, मुझे नहीं पता है इस माहौल को क्या होगा, जो कुछ हुआ है कल अखबारों में क्या लिखा जाएगा मुझे ये भी नहीं पता। लोग कहते हैं विनीत चौहान वीर रस का कवि, मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मैं इस वर्दी के समर्थन में खड़ा हूं। पूरी रात ये ड्यूटी पर हैं, आप हास्य की कविताएं सुनते हैं इन पर। हिंदुस्तान में यदि हमने आतंकवादियों के सामने लाइनों में खड़े कर दिए नौकरों की तरह पुलिस के जवान, तो मुझे कहने की हिम्मत दीजिएगा, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। मैं इस हॉल को गूंजता देखना चाहता हूं, मुझे तय करना इस माइक पर मुझे कितनी देर खड़ा होना है। आपकी तालियां दिल्ली पहुंचे उस नेता की कनपटी पर थप्पड़ की तरह मुझे अच्छा लगेगा। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, पर दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले करके जाहिलों के साथ उतारे जाएंगे। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। अजीब देश है ये,
मेरी वाक्य को रिसीव करना। जैसे ही याकूब मेमन को फांसी पर अटकाने का ऐलान हुआ, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके सड़कों पे आ गए। इसे फांसी पे मतलब का, उसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या वर्दियों के बच्चे छोटे नहीं हैं जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट करके तिरंगे की सलामियां देते हैं? इन्हें शक नहीं आती कि उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। हमने वर्दी के पैरों में, मेरे वाक्य को रिसीव करेगा पढ़े लिखे लोगों, पत्रकार लोगों, मुझे टोक दीजिएगा, 14 IPS ऑफिसर इस समय जेल के सीटों में बंद है, जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। अगला वाक्य मुझे नहीं पता कितने लोग उस नाम से परिचित हैं। यदि हो और इस समय वो नींद में सो रहे हो, तो उस ईमानदार ऑफिसर के नींद में खलल डाल देना कि बेटा उसे याद कर रहा है। दिनेश एमएन जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर 7 साल हमने जेल के सीटों में सड़ा दिया। मैं उसके समर्थन में पढ़ रहा हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर, मैं गोली सा पढ़ूं तो गोली से ताली उठे, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी का इनके बाप ठीक हो जाएंगे। आपकी तालियां कमजोर है, मैं कोशिश कर रहा हूं। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में बसी बिरयानी, इस मुल्क का कड़वा सच गा रहा है विनीत चौहान। हमने आतंकी पाले, जेलों में बसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। केवल वो ताली बजाएं जो मेरे कानून से सहमत हो, नहीं सहमत हो और खामोश रहिएगा। विनीत चौहान अकेला भी गाने वाला बता इस कानून को हिंदुस्तान में, तो मैं अकेला गाऊंगा। लेकिन यदि बागड़ के कुछ लोग भी मेरे साथ हुए, मुझे लगता है मैं मुल्क में इस कानून को बता सकूंगा। हमने आतंकी पाले, एक श्रोता के हाथ खड़े चाहिए मुझे इस बार। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, 40 से जगह पे, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माए, जा सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो। जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन आग बुझेगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी। ये बच्चियां कोई उत्तर प्रदेश से आई हैं, कोई गुड़गांव से आई हैं, कहते तुम्हारा राजस्थान में है क्या? मैंने एक लाइन में उत्तर देने की कोशिश करी है। अच्छा लगे यदि ये कल दिल्ली पहुंचे तो इनके कानों में तालियां गूंजते रहे, राजस्थान अलग क्यों है। कभी आप चले जाइए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। मैं बॉम्बे में था परसों मॉर्निंग वॉक पर। आपको मॉर्निंग वॉक करते समय सुबह सुबह सफेद कुत्ते घुमाती लड़कियां दिखाई देंगी। चले जाइए कभी बांसवाड़ा की सड़कों पर, उदयपुर की सड़कों पर, सुबह आपको कसरत करके सेना के लिए तैयार होते जवान दिखाई देंगे। यह राजस्थान, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं बोल रहा हूं तो आपकी मिट्टी की वंदना कर रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। कविता के लोग कहें, मुझे पता लग जाएगा। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। जुगनू की कविता की तारीफ पर होती है। मैं फिर कोशिश कर रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर, और राजस्थान बोल रहा है तो सुने राजस्थान, सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध रजाए, भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। मुझे क्षमा करें, हमारे एक तो इस बात से मुक्त कीजिएगा कि बोर्ड फला पार्टी का है, ये बोर्ड फला पार्टी का है। यदि कविताएं भी बोर्ड के अनुसार पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम लोग बांझ हो जाएंगे कविता के नाम पर। इससे तो मुक्त रखिए इसको। या बच्चन धलाऊ कर मुझे बुलाइए, मत बुलाइए, मुझे परवाह नहीं पड़ती, पर मुझे वही पढ़ना है जो मुझे कांग्रेस के बोर्ड में पढ़ना था या भाजपा के बोर्ड में पढ़ना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विनीत चौहान वो कवि है जिसे 31 अक्टूबर को आपके मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ में सुनाया इंदिरा जी के पुण्यतिथि पर। और विनीत चौहान वो कवि भी है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काव्य पाठ लाने के लिए से किया।
हम लोग भी यदि पार्टियों के सामने झुकना शुरू कर देंगे तो फिर शेष क्या बचेगा? क्या बात? या बदचलन हवाओं का रुख मोड़, विनीत चौहान क्या है जरा सुन लीजिएगा परिभाषाएं, या कोई भी कवि क्या है जो भी तेवर से बोल रहा है तो ईमानदार देशभक्त लोग ताली बजाए, पार्टी वाले चुपचाप बैठे रहिएगा। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे। मैंने यदि आपके चेयरमैन को खड़ा कर दिया तो एक बार ईमानदारी के लिए आप इनके लिए ताली बजा दीजिएगा कि इन्होंने पार्टी का दुशाला छोड़ दिया है और इस मिट्टी के बेटे होकर इस कविता को सुन रहे हैं। अजीब देश है ये, अजीब देश है। हमने धर्म के नाम पर देश बांट दिया। कड़वी सच्चाई सुन लीजिएगा, मैं राजनीति के दोनों तरफ का सर्जन हूं। हमने मच्छर के नाम पर देश बांटा, हमने भाषा के नाम पर देश बांटा, और मुझे कहते हुए अफसोस है हमने तिरंगे के नाम तक पर देश बांट कर दिया। ईमानदार लोगों, जिस दिन तिरंगे की यात्राएं भी पार्टियों में बदल गई थी उस दिन मुझे पहली बार लगा कि देश खतरे की तरफ चल पड़ा है। ये पार्टी की फलानी यात्रा है, ये हमारी यात्रा है, देश जोड़ो यात्रा यदि कोई करता है तो ये उसकी यात्रा है, ये यात्रा तुम्हारी भी होनी चाहिए। ये पार्टियों का विभाजन क्यों है? और श्रीनगर में तो एक कहती हैं हमारे यहां तो तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। मैं पूरे आक्रोश में पढ़ रहा हूं राजस्थान की तरफ से जो कहती है महबूबा जी हमारे यहाँ तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। क्या कहा? तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। आपके हाथ में चिंगारियां देखना चाहता हूं मैं, श्रीनगर पहुंचे उन तक आपकी तालियां। क्या कहा? तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा। कहां है राजस्थान के बेटे? जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने राजस्थान का अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा, सदियों तक लहराएगा काश्मीर में। One day। बहुत अच्छे लोग हो, मेरी कविताओं से अच्छी टिप्पणियां हैं आजकल। अच्छे लोग हो, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, भारत माता की जय सीख गए हो। अगला वाक्य रिसीव करना पढ़े लिखे लोगों, जेएनयू में पढ़े होते तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के टुकड़े। वाह के नारे से इसीलिए मुझे बड़ी यूनिवर्सिटियों से, मेरा वाक्य रिसीव करिएगा, इसीलिए मुझे बड़ी यूनिवर्सिटियों से सरकारी स्कूल में पढ़ते वाले फटे नगर में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं। कम से कम भारत माता की जय। जिसके गालियों से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई। विरोध करो, किसका कर रहे हो आप? जिसके गायन से घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। मुझे नहीं पता इस पर कितने लोग ताली बजाएंगे, कितने लोग मुझे हूट कर देंगे। मैं दोनों आजादी दे रहा हूं आपको। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मो यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश के अंदर? जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को कविता की भाषा क्या होनी चाहिए? जिसके गाता से बर्तन की बर्तन बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को तो स्वर सीढ़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही गीत दिल भर की रास नहीं आया। गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं पाया, मक्कारों को लगता शायद माता का दूध नहीं पाया। जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते वीरों की रणहुंकार रहा, तुम उसी गीत को गा न सके। सचमुच कितने हतभागी हो, माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुलदागी हो। माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुलदागी हो। हमारे देश में 370 धारा क्या हटी, लोगों को बहुत पेट दर्द हुआ। कल ही उससे बड़ी गड़बड़ हो गई, सब बड़ी गड़बड़ हो गई। कुछ हुआ तो है नहीं, कश्मीर वैसा का वैसा है। मैंने कहा कुछ न हुआ हो तो कविता की भाषा में समझ लो, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। सुधा काव्य रस आपके यहाँ एक अच्छी संस्था चलती है, अच्छे कवि तैयार करें उसमें, यदि उसके सदस्य यहाँ बैठे हों फिर कविता की पंक्तियों को अपने साथ ले जाइएगा। क्या परिवर्तन हुआ है कश्मीर में? कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। अब आपकी तालियां मैं आमंत्रित करता हूं कोलाहल के रूप में। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दूसरी भी कर
दी उन आतंकी आकाओं की जो उछल रहे थे आड़ दिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार मेरी हिम्मत को दाद देना। मैं कहां खड़ा हूं और क्या पढ़ने जा रहा हूं, बस इसी का नाम विनीत चौहान है। लो हमने दूर सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की जो उछल रहे थे आड़ दिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनके ताने बानों ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने वीर जवानों ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, ये बोल तो रहा हूं कितने लोग समझेंगे, ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेगी सब सत्कार करो, सहूर तुम्हारी जन्नत में, विश्वास रखो इस बार सभी ये निर्क्षीर हो जाएगा। कश्मीर फाइल मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखी, मैं 3 दिन सोया नहीं अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन महोदय, इस पिक्चर को देख करके। आपने सुना है दुष्कर्म खूब हो रहे हैं इस देश के अंदर, ये दुखद बात है, लेकिन आपने कभी सुना है कि किस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ हो और उसे आरे से चीर दिया गया हो? ये केवल कश्मीर की घटना थी, 21 साल तक छिपाई गई इस मुल्क से। 21 साल बाद जब बताई गई तो मुझे बोलते शर्म आई, आपको सुनकर शर्म आई गई। दिल्ली की विधानसभा में वहां का मुख्यमंत्री बयान दे रहा था, जब आप कश्मीर फाइल की बात करते हो तो हमें शर्म आती है। ऐसे वाक्य उनका कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा था, ध्यान रखें सीएम बोल रहा है दिल्ली का विधानसभा में। मैंने उसी समय एक वाक्य कहा था, आपकी तालियां थप्पड़ की तरह दिल्ली पहुंचे, विनीत चौहान उत्तर दे रहा है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, 5 दिन पुरानी एक सूचना दे रहा हूं, जो अखबार में पढ़ी हो तो बताएं, बाकी पड़ोसी से पूछना मैं किसके लिए बोल रहा हूं। कहने लगे जब आप कश्मीर फाइल की बात करते हैं तो हमें शर्म आती है। मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, जब आप कश्मीर फाइल की बात पर हमें शर्म आती है आपको सुनते हुए, तो हमें घिनौने लगते हैं आप उस समय जब आप किसी शराबी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। पूरी सारी वजह तो उनसे वजह आपकी वहां पर मुझे हिम्मत दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। पूरी घाटी को दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी, पाक क्या लगे 370 धारा पर जनमत संग्रह कर लेते। आतंकवादियों ने हमारी बहनों की कनपटी पर गोलियां मारते समय जनमत संग्रह की अनुमति नहीं मांगी थी। और मैं शर्म के साथ बोल रहा हूं कि बदन पर गंदे नारे लिखते समय उन्होंने लोकतंत्र से इजाजत नहीं मांगी थी। याद रखिएगा, अहिंसा का कानून खरगोशों के लिए हो सकता है, भेड़ियों के लिए नहीं हो सकता अहिंसा का कानून। पूरी मैं जनमत संग्रह कर रहा हूं तो फिर बांसवाड़ा से जनमत संग्रह कर रहा हूं। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। केवल ताली बजाएं जो मेरे साथ खड़े हो, रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। कहने लगे पट्टा है तुम्हारे पास कश्मीर का? भाई ने कहा कि कैसे बता दे। माफ कीजिएगा सर, लोगों ने मेरे बारे में कहा कि मैंने अटल जी के साथ का पाठ किया, मैंने मुख्यमंत्री जी से अभिनंदन करवाया गहलोत जी से दिल्ली हमारे जयपुर के अंदर। ये उपलब्धियां मेरे लिए बड़ा विषय नहीं रखती, मेरे खाते में एक ही उपलब्धि से मैं गरूर से जीता हूं। मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं जहां आपके 532 बेटों ने खून से वंदे मातरम लिख दिया था, मैं वहां भी कविता पढ़कर आया हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं जैसे ही करगिल से श्रीनगर आया और श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली उड़ करके पहुंचा, मेरे मोबाइल पर एक वीडियो वायरल था, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ ने न देखा हो। उसमें वहां के हमारे सैनिक वर्दियों में हैं और कंधे पर राइफल समेत हैं। याद रखना, खाली नहीं हमारे सैनिक, कंधों पर राइफल है और वहां के 15-15, 16-16 साल के बच्चे उनके चांटे मार रहे हैं, लात मार रहे हैं और उनके हेलमेट ठोकरों में पड़े हैं। कितने लोगों ने सीन देखा जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं? शुक्रिया। कम से कम मुझे भरोसा है कि आपके आंखों में उस दिन चिंगारी उपजी जरूर होगी। मैंने दिल्ली से पूछा, सर ये हो क्या रहा है? सेना के लोग बोल क्यों नहीं रहे? क्या लगे ये मत सोचो, ये तो उनके धैर्य की परीक्षा है। मैं कोई धैर्य की परीक्षा नहीं। आपने जो 70 साल से 75 साल से कश्मीर में राजनीति के कायरता के बीच बो दिए, हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में झेलने पड़ गए और कुछ भी नहीं है ये। मैंने हरिओम पवार जो हमारे देश के बड़े कवियों ने फोन किया, मैं कहा भाई साहब ये हो क्या रहा है? चला विनीत 4 लाइन लिखी है, हो सके तो बांसवाड़ा में सुनाना।
आपको लगे ये बात तो हम कहना चाहते थे जो पवार जी ने कहा जब सेना के गालों पर तमाचे लग रहे थे और दिल्ली मौन होकर सुन रही थी। और माफ कीजिएगा, बस इसी का नाम विनीत चौहान है। उस समय दूसरी पार्टी नहीं थी, यही 56 इंची सीने वाले मौजूद थे उस समय विनीत चौहान ने लाल किले से लाइन पढ़ी थी वहां के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, बस इसी का नाम विनीत चौहान है। मैंने कहा, हरिओम जी ने लिखा, किसका खून नहीं खौलेगा, पर सुनकर अखबारों में सेना के गालों पर तमाचे और आपके हाथों में गुस्से की तालियां उठनी चाहिए इस बार दिल्ली के नींद में खलल पड़े। किसका खून नहीं खौलेगा, पर सुनकर अखबारों में शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। देश की राजनीति सिर्फ वोट लेना जानती है। उरी के हमले पर श्रद्धांजलियों की बातें गायब हो जाती। किसी ने कहा कश्मीर है किसका, मैंने कहा मैं पट्टा पेश कर रहा हूं। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, मैं बड़ा धीरे पढ़ रहा हूं इस लाइन को, बस अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। कश्मीर के ऊपर पढ़े लिखे लोग, राजनीति के लोग बैठे हैं। बीमार प्रांत है कश्मीर, 3 राज्यों के बराबर वित्त के अकेले कश्मीर पर हम खर्च करते हैं। एक फूटी कौड़ी कश्मीर से ली नहीं हमने, उसके बावजूद यदि हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मैं गाली की भाषा में एक बात बोल रहा हूं, कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला था। मुझे तालियां पूरा सदन चाहिए, मैं उसके बाद कविता पढ़ूंगा वरना वापस बैठ रहा हूं। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला था जो खाता हमसे था, पीता हमसे था और निर्मटक के पड़ोसी से करना चाहता था। शुक्रिया। एक छोटी कविता सुन लीजिएगा। अभी मैम पूरा जब ये वैक्सीनेशन पूरा हुआ, छुट्टियां कंप्लीट हुई, तो मेरी बेटियां कहने लगी, मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में, कहने लगा पापा बहुत दिनों से आप साथ नहीं गए हमें, आप हमें इस बार गोवा घुमाने ले चलो, चौपाटी घुमा दो। मैंने कहा बेटा हर बार पर्यटन करने जाते हो, मैं इस बार तुम्हें पंजाब ले चलता हूँ। मैं थोड़ा सा ध्यान चाहता हूँ आपका, इस बार मैं अपने जीवन का सच गा रहा हूँ आपके सामने। मैंने अपनी बेटी संस्कृति और अनुकृति से कहा बेटा चलो पंजाब ले चलता हूँ। कहले पापा पंजाब में क्या गुरुद्वारे हैं वहां तो? मैं कहा तुम चलो तो सही। मैं सबसे पहले उन्हें जलियांवाला बाग ले गया, बाघा बॉर्डर दिखाया और वो रो पड़ी जब उन्होंने वो दीवार देखी जहां गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे चिन्हित थे। गई थी पर्यटन करने के लिए, इतिहास के दस्तावेज लेके लौटी। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी मां के 4 बेटे हों और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। इतिहास में उदाहरण नहीं है सर। 123। अब जब कभी आप सिख पगड़ी को देखकर आपके मन में चुटकुला उभरने लगे तो मेरे इस आंकड़े को याद करके खड़े होकर तालियां बजा देना उनके सम्मान में, जहां कहीं मिल जाए आपको। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में। आपकी तालियां और पूजनीय बनाए से 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए। ये छोटी कौम नहीं थी सर। 2 बेटे सर हिंद की दीवार में जिंदा चिनवाए गए। 2 बेटे चंपारण के युद्ध में बलिदान हुए। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को चिना जा रहा था, छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आ गई। बड़े भाई की आंखों से आना शुरू हो गए, आंसू आए। तो छोटे भाई ने कहा बड़े भैया डर गए? कहना नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत से नहीं डरती। कहना फिर रो क्यों रहे हो? बड़े भाई ने जो जवाब दिया मेरे रोंगटे खड़े हैं। उसने कहा छोटे, रोता केवल इसलिए हूं कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जब तू रहा। तालियां बड़ी कीजिएगा। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। फतेह सिंह शोर से बोला, ये 9 साल का बेटा बोल रहा है। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार, हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। ये हिंदुस्तान का तेवर बोल रहा था 9 साल का। शायद दुआएं आपने सबने किताबों में पढ़ा है कि वो दोनों बच्चे दीवार में जिंदा चिनवा करके मर गए थे। ये झूठ है, ये झूठ है। दोनों बच्चे जब चिने जा रहे थे 3 बार दीवार गिर गई थी। ये मेरे को वहीं जाकर पता लगा। 3 बार दीवार गिर गई थी। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि गले कत्ल कर दो और पीछे जंगल में फेंक दिया उनको, शेर खा जाए वहां पर। अगले दिन एक वैश्य समाज का एक बेटा गया, टोडरमल उसका नाम था। उसने दोनों बेटों की लाशें उठाई और कहा मैं इसका संस्कार करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा करोगे कहाँ? सारी जमीन तो मेरी है। कहले खरीद लूंगा, कीमत बोलो। बादशाह ने कहा 6x3 की जगह है,
जितनी चाहिए उतनी सोने की अशरफियां बिछा दो इस पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। टोडरमल ने अशरफी बिछा दी इस तरह, बादशाह ने कहा ऐसे नहीं, खड़ी करके सोने की अशरफियां लगाओ। नए बच्चों गूगल पर सर्च कर लेना, गिनीज बुक को टटोल लेना, पूरी दुनिया में जिस सबसे महंगी जमीन कोई बिकी है तो वो सरहिंद की दीवार में जब कौर साहब के गुरुद्वारे के पास बिकी है। उससे महंगी कोई जमीन आज तक नहीं बिकी है। बेटी की शादी हुई थी, बेटी ने कहा साहिबजादे का संस्कार हो, शादी अगली साल होगी। मैं अपनी दोनों बेटियों को दीवार के बाद में सरहिंद के दीवार के बाद चमकौर की जगह ले गया जहां वो युद्ध हुआ। 40 सिख बचे बस केवल। गुरु गोविंद सिंह ने तिलक निकाला दोनों बेटों को। सिखों में परंपरा है मां तिलक निकालते जैसे हमारे राजपूतों में यहाँ तिलक निकालते हैं, लेकिन मां थी नहीं तो पिता ने तिलक निकाला। अजीत सिंह जब युद्ध में गया तो आर पार भाला हो गया। मैंने वो सीन देखा, वहां पर एक फिल्म में दिखाते हैं। जुझार सिंह ये देख रहा था, वो बलिदान हो गया अजीत सिंह। गुरु ने कहा अंतिम तुम बचे हो, चले जाओ, अब केवल 4 सिख बचे हैं। जुझार सिंह थोड़ी ही दूर गया था कि वापस लौट आया, क्योंकि उसने भाई के भाला पार होते देख लिया था। गुरु गोविंद सिंह समझ गए कि बेटा डर गया है। उसने कहा वापस कैसे आ गए? उसने कहा पिताश्री प्यास लगी है। रणबंकों का आवाज सुनना जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा। गुरु गोविंद सिंह ने आंखों में लाल डोरे भरे और जुझार सिंह से कहा शर्म नहीं आती, रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा देते? तालियां जरा एक बार गूंज जाए इन बेटों के लिए जिनके लिए मैं कविता पढ़ रहा हूं। गुरु वहां तक सूचना पहुंच गई तो रोने लग गए, अपनी झोली फैला दी गुरु गोविंद सिंह के सामने, मुझे मेरे बेटे लौटा। गुरु गोविंद सिंह वो तो देश के काम आ गए, कहना फिर मुझे मरने की अनुमति दो। उसने कहा मरना क्यों चाहती हूँ? कहना मेरी कोख खाली हो गई। गुरु गोविंद सिंह ने एक ही वाक्य कहा, मत बजाना विनीत चौहान की कविता पर ताली। में क्या चीखा क्या चिल्लाया। मैं एक कानून बनाने निकला हूं कि एक दिन ये वाक्य अमृतसर के एयरपोर्ट पे लिखा जाए। मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूं, अभी उसका नाम बदला है, भगत सिंह एयरपोर्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं 2 लाइन उस पर लिखवा दी जाएगी, उस दिन मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। जैसे ही गुरु मां ने कहा मेरे 4 बेटे लौटाओ, गुरु गोविंद सिंह ने केवल 2 वाक्य कहा और गुरु मां को निरुत्तर कर दिया। अब मुझे आपकी तालियां रणभेरियों की गूंज में चाहिए। जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा गुरु मां से, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। बांसवाड़ा वालों मुझे खामोशी खल जाएगी इस महाराज की। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, मुझे अच्छा लगा आपने मान रख दिया। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो। अंतिम लाइन सुन के मुझे विदा कीजिएगा। मैं अभी 6 दिन से लगातार नींद में हूँ। बॉम्बे से इधर हम शिलोंग मेघालय होता हुआ आए हैं। कल जब हम लोग उड़े इंदौर से चेन्नई के लिए, मैं एक दिन अपनी नींद में और आपकी खालियां तालियां सुनना चाहता हूँ। विमान में मुझे सुनाई दे कि आपकी तालियां मेरे पीछा कर रही है। लोगों ने कहा कि विनीत चौहान तुम्हारी पॉपुलर लाइन क्या है? कोई मीडिया वाले आए थे, मुझे पता नहीं कौन से थे, क्या पॉपुलर लाइन क्या है? मैं पॉपुलर नहीं, बदनाम लाइनें ज्यादा हैं। चेयरमैन साहब आप सौभाग्यशाली हो कि पूरे कवि सम्मेलन को सुन रहे हो, खुद ताली बजा रहे हो देशभक्ति की कविताओं पर। मैं गया था एक बार हमारे जानी के साथ में पटना कवि सम्मेलन, मैं सच्ची घटना बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने एक शब्द बोल रहा हूँ। तो वहां जाकर के मैंने देखा एयरपोर्ट पे भीड़ बहुत है। तो मैंने जानी से पूछा पटना एयरपोर्ट पे मैंने कभी भीड़ नहीं देखी। इसने मालूम किया, कहना भाई साहब 4 बेटे तिरंगे में लिपट कर आए हैं, पहली बार बिहार के बेटे बलिदान हुए। तो मैंने भीड़ क्यों है? कहना कृषि मंत्री आने वाले हैं, वो इन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सच मानिएगा मैं 1 घंटा खड़े रहे एयरपोर्ट पर, कृषि मंत्री आए नहीं। अगली बात पर शायद आपकी शेम की आवाज उठे। अगले दिन बयान छपा उस कृषि मंत्री का, मैं क्यों देता हूं श्रद्धांजलि, उन्हें तो मरने की तनख्वाह मिलती थी इस देश में। याद रखिएगा इस देश के एक बड़े प्रांत का कृषि मंत्री बोल रहा है ये। विनीत चौहान 4 लाइन पढ़कर आपसे विदा हो रहा है और विमान में आपकी तालियां सुनना चाहता हूं। जब उन्होंने कहा 10 लाख दे तो राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से दशमेश गुरु की माटी को अपने प्रणाम निवेदित सौभाग्य ये है कि आज ही महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि भी है और मैं दशमेश गुरु की माटी पर मौजूद हूँ। ये संयोग है कि 2 बड़े महापुरुषों के व्यक्तित्वों के बीच की धारा से मुझे अपनी धारा तय करनी है। तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब मेरा